नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर हम 5वां अध्याय लोकतंत्र पढ़ रहे थे। लोकतंत्र की विशेषताएं, उसके गुण और उसके दोष जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। आज हमें देखना है कि लोकतंत्र जो है इसकी सफलता के लिए आवश्यक जो दशाएं हैं या आवश्यक परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ का निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ढलने के बाद हम जिस प्रकार का आकार चाहते हैं, उस प्रकार की जो वस्तु है या जो भी हम बनाना चाहते हैं वो उस रूप में तब बन के आएगी जब उसकी जो शेप है वो पहले से क्या करें, एक प्रकार से डिजाइन करें। ठीक है, तो वैसे ही लोकतंत्र की सफलता के लिए इसकी जो आदर्श परिस्थितियां हैं, कौन सी जगह अगर ये होगा तो इसके अंदर जो इसके दोष वगैरह हैं उनकी समाप्ति की जा सकती है। तो कुछ आवश्यक दशाएं हैं वो हम देखते हैं। देखिए, कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। कोई भी शासन प्रणाली, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो, तीनों जो शासन व्यवस्थाएं हैं ये किसी न किसी प्रकार की जो एक विशिष्ट परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अंदर जो है अपने शासन का सही तरीके से संचालन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, यह बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है और ये जो बात है सभी शासनों के ऊपर, लोकतांत्रिक शासन पर भी चलती है तो राजनीतिक शासन पर भी चलती है, तो कुलीन तंत्र या विशिष्ट वर्गीय शासन प्रणाली जो है उसके अंदर भी ये बात लागू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव के अंदर जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और उनका जो स्थान जो है वो किसने ले लिया, अधिनायकवाद ने ले लिया। ठीक है, अधिनायकवाद एक प्रकार से जो सबका एक नायक हो, अधिनायक, उसे राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उसे अधिनायकवाद कहते हैं और वहां पे लोकतंत्र के स्थान पर जो है उसका स्थान किसने ले लिया, अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली का पतन हुआ है, क्योंकि इन देशों के अंदर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें या परिस्थितियों क्या रहा, अभाव रहा। तो कुछ इसके लिए परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां होनी चाहिए, तो उनका हम देख के आए कि क्या है और क्या नहीं, उनको एक बार देखिए। सबसे नंबर 1 है, उसको जो है हम देखें शांति तथा, इसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उसमें पहले जो है वो है शांति तथा व्यवस्था। कोई भी जो देश है जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे शांति व्यवस्था जो स्थापित होनी चाहिए। वहाँ के लोगों को किसी प्रकार के आंतरिक विद्रोह और बाह्य विद्रोह जो है उसकी आशंका नहीं होनी चाहिए। उन चीजों से वो क्या है, भयमुक्त तो होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण बना रहता है। सत्ता का जो है, हम भारत की अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र है यहाँ पे, और लोकतंत्र है और यहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। मतलब शक्तियाँ क्या है, विकेंद्रित हो रखी है। ठीक है, जब यहाँ पे शांति और बाहरी आक्रमण का भय नहीं रहेगा तो शक्तियाँ जो वो विकेंद्रित रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा इससे पहले कि जो राष्ट्रपति है उसके 3 शक्तियाँ हैं। ठीक है, हम आगे के अध्याय जब केंद्र सरकार पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं आपातकाल लगाने संबंधी अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। तो 352 के अंदर जो है किसी भी सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण वगैरह से जो है उस समय राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। तो जब बाहरी युद्ध की आशंका होगी तो शक्तियों का जो है वो विकेंद्रीकरण नहीं होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। तो शक्तियां राज्यों और केंद्र के अंदर बटी हुई है, वो शक्तियां जो है सारी शक्तियां राज्य से सिमट कर किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास चली जाएगी। तो ऐसी जो परिस्थिति है इसके अंदर भय मुक्त हो तो विकेंद्रीकरण बना रहता है। किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है तो सरकार राष्ट्र की अखंडता सुरक्षा के लिए सत्ता का क्या कर लेती है, केंद्रीकरण कर लेती है। उस स्थान पर जो है राज्य सरकार की शासन की व्यवस्था की समाप्त करके और केंद्र सरकार जो है, राष्ट्रपति जो है वो उसका शासन लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जो है क्या होता है, दम तोड़ने लगता है। उस समय जो है अधिकार वगैरह भी थोड़े क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं और लोकतंत्र की जो विशेषता है वो विशेषता एक प्रकार से क्या होती है, समाप्त होने लगती है और अधिनायकवाद जो है वो जन्म लेने लगता है। अतः लोकतंत्र में शांति स्थापना जो है वो बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी बहुत जरूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो, क्योंकि देखो लोकतंत्र के अंदर जो राज्य होता है वो किस प्रकार का होता है, लोक कल्याणकारी राज्य होता है। जनता के कल्याण के लिए उसको कार्य करना है। जब उसकी आर्थिक व्यवस्था ही अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो वो जनता के कल्याण के लिए कार्य कैसे करेगा, और अगर जन कल्याण के कार्य नहीं कर पाया तो फिर जो लोकतंत्र है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में आने लगता है। देखिए, यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाने लगती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लथराने के बाद इन देशों की जो है
लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही की स्थापना हो गई। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक जो व्यवस्था है उसके कारण वहाँ के लोकतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी शासन व्यवस्था जो वहाँ पे स्थापित हो गई। आधुनिक काल में लेकिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र जो है इसकी असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। इनको अफ्रो एशियाई राज्य में भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं। जब तक लोकतंत्र के अंदर कुल मिला के ये है कि अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक जो मूल रूप है लोकतंत्र का वो क्या कहता है, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है, लोगों को स्वतंत्रता या कई प्रकार के जो है अधिकार देता है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तो तभी जन कल्याण के कार्य होंगे, तो लोकतंत्र जो है तभी सही तरीके से चल सकेगा, उसका अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। हमने लोकतंत्र की जो दोष हैं पिछले वीडियो में हमने देखा कि आर्थिक समानता तो नहीं है। यहाँ पे आर्थिक समानता नहीं होती है तो जो राजनीतिक समानता या अन्य प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दे रखे हैं तो उन स्वतंत्रताओं का भी कोई अस्तित्व रह नहीं जाता। तो आर्थिक समानता जो है उसकी स्थापना होनी बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीब और अमीर के बीच के अंदर जो है चौड़ी खाई न हो। जो इस प्रकार की बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि गरीब जो है वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। दोनों के बीच की जो खाई है वो पाटी नहीं जा सकती, वो ज़्यादा गहरी होती जा रही है। तो जो चीज़ें हैं उसको समाप्त करना चाहिए। सरकार को गरीब लोगों के लिए जो है कई प्रकार के सहायता या उसके लिए प्रयास करते रहने चाहिए। इसलिए जो है उनके बीच का जो अंतर है वो अंतर ज़्यादा बड़ा नहीं हो, तब यही संभव है देश में बड़ी मात्रा के अंदर जो है मध्यम वर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में लोकतंत्र जो है कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गरीब लोग होंगे तो उनका अमीर लोगों के द्वारा शोषण किया जाएगा और गरीब लोग जो है वो एक होकर आंदोलन का विद्रोह का काम करेंगे। ठीक है, तो उस समय जो लोकतंत्र है वो खतरे में आता है। इसलिए दोनों के बीच का जो गैप है उसको कम करके और मध्य वर्ग हो, ना तो ऊंचा वर्ग ना नीचे वाला वर्ग, मतलब बहुत ज़्यादा धनिक वर्ग भी नहीं और बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग भी नहीं, दोनों के बीच की खाई को अगर पार दिया जाएगा तो मध्यम वर्ग की एक नया वर्ग उभर कर सामने आएगा तो इस संघर्ष को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगली जो व्यवस्था है वो है सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच के अंदर जो धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आधार के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए जो है कानून समान है। विधि का समान संरक्षण जो हमारे अनुच्छेद 32 में दे रखा है। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच जो है भावनात्मक एकता की स्थापना होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है इसमें मूल अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का जो है अधिकार दिया हुआ है सभी लोगों को। इसके अंदर जो है 12 के अंदर राज्य की परिभाषा है, 13 के अंदर जो है मौलिक अधिकार की परिभाषा है और जो पहला हमारा अधिकार है 14, 15, 16 और 17, 18 के अंदर, तो इसके अंदर जो है अनुच्छेदों के अंदर वर्णित है कि राज्य जो है किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में जो है भेदभाव नहीं करेगा और जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए जो है उनको बराबर लाने के लिए प्रयास करेगा। राज्य महिला और बालकों के लिए भी जो है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास कर सकता है। तो वहीं से जो हमारे आरक्षण व्यवस्था है वो भी वहीं से शुरू होती है। तो सभी लोगों के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जिस प्रकार हमने लोकतंत्र के प्रकारों में नैतिक लोकतंत्र पढ़ा था कि किसी भी प्रकार के सबके अंदर नैतिकता होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उस भेदभाव को जो है समाप्त किया जाना चाहिए। अगला जो है इसकी विशेषता वो आती है शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना भी आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं तथा उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने में समर्थ होती है। स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार के जो लोकतंत्र विरोधी नीतियां और कार्य हैं उनके विरोध करने में भी समर्थ होती है। इससे पहले भी हम जब कल इसका दोष पढ़ रहे तो हम देख रहे थे कि जो शिक्षित वर्ग होता है उसकी उदासीनता होती है, तो उस उदासीनता को समाप्त किया जाए। लोग जो है लोकतंत्र जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे तो लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ये भी आवश्यक है कि वहाँ की जो जनता है वो शिक्षित और जागरूक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी आवश्यक है वो है जनमत का निर्माण होना चाहिए। लोकतंत्र की जो सफलता है उसके लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। जनमत मतलब जो चुनाव वगैरह होते हैं उसकी चुनाव वगैरह जो है उनके लिए भी स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। निष्पक्ष होना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, मीडिया, सिनेमा, दूरदर्शन आदि की सरकारी नियंत्रण जो है उससे बाहर रखना चाहिए। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद वही हमारे जो मूल अधिकार हैं उसके अंदर 19 और 20 के अंदर जो है स्वतंत्रता का हमने अधिकार दे रखा है।
उसके अंदर वाक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का जो है या 19(1) जो है जो बात करता है तो उसके अंदर लिखी हुई है। तो जो स्वतंत्रताएं हैं मीडिया वगैरह की, वो क्या है उसको स्वतंत्र रखना चाहिए, उसको सरकार के अधीन नहीं रखी, सरकार से बाहर रखना चाहिए, जिससे क्या है सरकार की जो नीतियां हैं जिनको कमजोरियां हैं वो निकलकर सामने आती रहे तो लोकतंत्र जो है सही तरीके से काम कर सकता है। जब जनमत निर्माण के साधन जो है स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी जो नीतियां हैं उनका विरोध कर सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं 1857 वगैरह का, तो उसके अंदर भी हम जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है उसको पढ़ते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंदर क्या था कि स्वतंत्रता जो भी पत्रिकाएं जो स्वदेशी चलती थी उनकी स्वतंत्रता जो है उसको समाप्त कर दिया गया था, और अगर उन लोग सरकार के खिलाफ कोई भी चीज़ छापते थे तो उनकी जो संपत्तियां परिसंपत्तियां होती थी उन्हें क्या कर लिया जाता था, अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनको जो है अपने अधीन कर लिया जाता था। तो जब अगर पत्रिकाएं जो है वही सरकार के अधीन रहेगी तो सरकार के द्वारा जो किए जा रहे गलत काम है उनका जो है प्रचार प्रसार लोगों तक नहीं हो पाएगा और उसका जो है खुलकर सामने नहीं आएगा, तो लोकतंत्र जो है लोगों के अंदर विरोध बढ़ेगा, क्रांति का रूप हो सकता है, क्योंकि असहमति जो है क्रांति की जननी होती है। तो अगर क्रांति होती है तो फिर वहाँ पर लोकतंत्र जो है वो समाप्त होता है, क्योंकि हमने पहले इसके लिए आवश्यक पढ़ा था कि शांति व्यवस्था जो स्थापित होती बनी रहनी चाहिए, तभी लोकतंत्र क्या है सफल हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसकी देखें तो नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र वाले होने चाहिए। किसी भी देश के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं वहाँ के जो नागरिक हैं तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए, और वो जो नागरिक हैं वो देश के प्रति जो है प्रेम होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर होनी चाहिए, सहानुभूति हो, सहानुभूति के साथ जो है उनके अंदर उदारता, सेवा, प्रेम आदि जो है, सहिष्णुता वगैरह। आप जो धर्म के आधार पर उनके अंदर झगड़ा होता रहता है उस जो धर्म है उसको भी जो थोड़ा ध्यान में रखते हुए, और उनके बीच के अंदर जो संघर्ष है उसको संघर्ष को समाप्त करना चाहिए, तो लोकतंत्र जो है सही तरीके से काम कर सकता है। जब किसी समाज में नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र की श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की जो सफलता है वो उम्मीद से की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि हाँ लोकतंत्र जो है यहाँ पे सफल हो सकेगा। इसके बाद हम देखें ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं, वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का जो है व्यवहार करते हैं और उससे राष्ट्र से प्रेम करते हैं। ठीक है, सबसे मेन बात जो है इसमें राष्ट्र प्रेम की है कि राष्ट्रपति अगर लोगों के अंदर होगी तो जो सारे निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या लोकतंत्र के अंदर जो भी, तो उन सबका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, उससे संघर्ष नहीं बढ़ेगा। इसके बाद हम देखें जो 8वां पॉइंट है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय सुशासन। सत्ता अगर केंद्रित रूप में होगी, सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास होगी, एक ही व्यक्ति के पास नहीं होगी, तो उसके अंदर क्या है असंतुष्टि बढ़ती है। ठीक है, संघर्ष ज्यादा बढ़ता है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अंदर जो शक्तियां हैं उनका हमने बंटवारा कर रखा है। केंद्र सरकार को अलग शक्तियां दे रखी है, सुरक्षा से संबंधित राज्य सरकार के पास अलग शक्तियां हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी भी है जिनके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, उसे हम जो है समवर्ती सूची के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है अलग अलग जो चीजें हैं उनको अलग अलग स्थानों के अंदर बांटना हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासन अलग है, राज्य सरकार का अलग है और केंद्र सरकार का अलग है। तो इस प्रकार से शक्तियां क्या है विभाजित कर रखी है कि नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को अलग प्रकार के कार्य दे रखे हैं, राज्य सरकार के पास अलग प्रकार के कार्य हैं और केंद्र सरकार के पास जो है अलग प्रकार के कार्य हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जहाँ होता है सभी लोगों के अंदर जो है कार्य निहित होते हैं, अधिकतम लोगों की जो है शासन के अंदर सहभागिता होती है, तो वहाँ लोकतंत्र जो है सफल तरीके से कार्य कर सकता है। इसके बाद हम देखें लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रताएं, जो हमने अभी पढ़ाया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 20 के अंदर जो भाग 3 में है इसमें मौलिक अधिकार है, तो वहाँ पे नागरिक जो हैं उनको हमने स्वतंत्रताएं प्रदान कर रखी है। तो नागरिक स्वतंत्रताएं जो भी वो भी क्या है लोगों की जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट जो है भारत का जो संविधान है वो लिखित और तथा लोकतांत्रिक जो परंपराएं उनके लेकर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है और उस विवाद को लेकर उसको सुलझाने के लेकर हम न्यायपालिका में जाते हैं, न्यायपालिका की शरण लेते हैं, तो न्यायपालिका जो है किसी न किसी दस्तावेज को आधार मानकर क्या करती है निर्णय देती है, और जिस दस्तावेज को आधार मानती है उसे हम भारत के अंदर संविधान, अन्य देशों के अंदर भी संविधान के नाम से जानते हैं। कुछ देशों के संविधान जो है वो लिखित है, कुछ देशों के अलिखित हैं, जो वहाँ की लोकतांत्रिक परंपरा है उनके ऊपर आधारित है। जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है वहाँ की परंपराओं के ऊपर आधारित है, वो अलिखित है। भारत अमेरिका जैसे देश हैं यहाँ पे जो संविधान है वो क्या है लिखित संविधान है। तो लोकतंत्र की सफल स्थापना के लिए क्या होना चाहिए, संविधान का भी लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो देखें हम इसकी जो आवश्यक दिशाएं हैं उसके अंदर स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए। भारत के अंदर भी जो है न्यायपालिका जो है वो तो सर्वोच्च है, स्वतंत्र है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का वो ना तो कार्यपालिका के अधीन है ना व्यवस्थापिका के अधीन है। न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र, हमने जो एक अलग प्रकार की एक संस्था बना रखी है,
उसके भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, स्थानीय स्तर पर होती है जिसे हम जिला न्यायालय के रूप में देखते हैं। उसके ऊपर जो होती है उसे राज्य जो हमारे होते हैं उनके न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के नाम से हम जिसे जानते हैं, और केंद्र का एक न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। तो तीनों की जो है इसके अंदर किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। तीनों जो व्यवस्थाएं वो क्या है, अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र है उसको पैसा न्यायपालिका होनी चाहिए। हमने जो न्यायपालिका है उसको संविधान के संरक्षण की बात कर रखी है, संविधान की व्याख्या जो है उसके पास रहेगी। देखते हैं इसको। लोकतंत्र का आधार जो है वो क्या है, लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है, जिसका अर्थ है लोकतंत्र में सरकार की निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सर्वे सर्वा कौन होता है, जनता। जनता के लिए जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। संप्रभुता किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है। तो सारी शक्तियां जो है केवल सरकार के निरंकुश नहीं होती, क्योंकि सारी शक्तियां अगर सरकार को दे दी जाएगी तो निरंकुश हो सकती है। इसलिए अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास। किसको शासन की गद्दी पर बिठाना है और किसको हटाना है वो सब किसकी इच्छा पर निर्भर करता है, जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। आगे देखिए, अभी तो इसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं और सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच के अंदर जो समान न्याय की व्यवस्था है वो वहीं से स्थापित होगी जब न्यायपालिका होगी। ठीक है, आगे देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका ही कार्यपालिका की कानून का उल्लंघन करने और अत्याचारी निर्णय से रोकती है। अगर कार्यपालिका के द्वारा किसी प्रकार का कानून निर्माण किया जाता है, अगर वो कानून निर्माण जो किया जा रहा है वो संविधान का या जो नागरिक है उनके अधिकारों का अगर किसी प्रकार से अतिक्रमण कर रहा है, तो उसे क्या करना, उसे उस कानून को समाप्त कर देना किसके अधिकार में है, न्यायपालिका के पास है। जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं न्यायपालिका की, तो वो इसके अंदर निहित होती है। नेक्स्ट हम देखें, योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी होने चाहिए। अगर कर्मचारी जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो कर्मचारी हैं उनका भी क्या होना जरूरी है, योग्य होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है। सरकार जो है वो तो नीतियां बना देती है, लेकिन जो कर्मचारी, सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो उसे लागू करने का है और उसे सही तरह से क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कुछ समय पहले नोटबंदी हुई, नोटबंदी सरकार ने कर दी, सरकार का फैसला था, लेकिन उसको सही रूप में क्रियान्वयन कौन लाएगा, तो वो जो है कार्यपालिका, जिन लोगों के द्वारा उस कार्य का संचालन किया जाना है, वो लोग अगर उसको ठीक तरीके से काम करेंगे तो वो सही होगा। और अगर उसके अंदर किसी प्रकार का जो है वो लोग निष्पक्ष नहीं होते हैं या अयोग्य होते हैं, वो लोग किसी दूसरी बात पर जाके पक्ष के रूप में बात करते हैं, पार्टी भी हो सकती है, किसी प्रकार का हो सकता है, तो वो जो व्यवस्था है वो क्या होगी, सही तरीके से नहीं होगी। तो उसके जो परिणाम जो सरकार ने सोच के बनाया वो क्या है, सही तरीके से निकल के सामने नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो हम देखें, स्वस्थ और सुगठित दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जब राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखते हैं तो पक्ष और विपक्ष दो प्रकार की जो है सत्ताएं इसके अंदर चलती है। पक्ष जो अगर निष्पक्ष के द्वारा या जो सत्ताधीन पार्टी है उसके द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है, अगर वो गलत है तो विरोधी पार्टी जो है विपक्ष में जो बैठी है उसको उसका विरोध करना चाहिए और सही कार्य उसका क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। प्रकार की स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के सही चीज़ों को जान ही नहीं रहे और हम उसका जो विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं वो भटकाऊ स्थिति में आ सकते हैं और लोकतंत्र जो है उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। नेक्स्ट जो है उसको हम देखें, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं होनी चाहिए। विकासशील देशों में लोकतंत्र की जो सफलता के लिए जरूरी है विकासशील, हमने अर्थव्यवस्था को जो है वहाँ के लोगों के जीवन स्तर के आधार पर HDI जो मानव विकास सूचकांक होता है उसके आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो हमने बांट रखी है। अल्प विकसित जो बिल्कुल विकसित नहीं है, विकासशील जो विकास की ओर अग्रसर है, और विकसित जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, जहाँ लोगों की जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा 5 व्यवस्थाएं जो है पूर्ण है, उनको विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हम गिनते हैं। जहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय के स्थान पर द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के अंदर अधिक से अधिक लोग जो हैं वो संलग्न होते हैं। हम देखें विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो एक और कृषि और उद्योग को संतुलन जो है संतुलित विकास में सहायक हो, राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो तथा समाज के श्रमिक वर्ग और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। सरकार को ऐसी सारी योजनाएं बनानी चाहिए जो उद्योग और कृषि दोनों को जो है पैरेलल लेकर चले। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उद्योग की ओर जा रही है कृषि, क्योंकि भारत जैसा देश है या जो विकासशील देश है उनकी 50% जनसंख्या जो होती है वो लगभग कृषि कार्य के अंदर संलग्न होती है। तो कृषि और उद्योग दोनों को जो है वो साथ लेके चलेंगे तो एक प्रकार से लोकतंत्र जो है सही मायनों के अंदर स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट जो है अंतिम इसकी विशेषता वो है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामले जो है उसके अंदर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ताधीन पार्टी जो है वो सारे फैसले ले ले, बाकी जो लोग हैं उनको भी संतुष्ट, अगर किसी प्रकार के असंतुष्ट भी हैं तो उनको बैठा के बात करके संतुष्टि जो है अगर वो की जाए
तो क्रांति जो जन्म लेने वाली है उस क्रांति को जो है समाप्त कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसके अंदर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं के अंदर पूछे जा गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे। धन्यवाद।